हेलो एवरीवन, वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्जाम 14 मार्च से निर्धारित है और उसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र का 5 सेट जारी किया गया है। सभी विषयों का 55 सेट जारी किया गया है, वस्तुनिष्ठ का भी और सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में जो साइंस विषय है, विज्ञान विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र 5 सेट जारी किया गया है ऑब्जेक्टिव, उसके 5 मॉडल सेट के आंसर्स को देखेंगे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें। और सबसे पहले मैं जिला प्रशासन कोडरमा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हम लोगों को 5 मॉडल सेट प्रोवाइड कराए हैं। एक मॉडल सेट तो ऑलरेडी जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है, तो हम लोग इस पूरे 5 इस मॉडल सेट को भी हम लोग करेंगे। और एग्जाम, बेहतर एग्जाम के लिए आप जितना मॉडल सेट को हल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले मॉडल सेट 1। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। तो पहला का डी। चलिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो क्या होगा? सीधी रेखा में। ठीक है, दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि आपतन कोण, ये आपतन कोण है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन का नियम है। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। जो अंशतः डूबी हुई पेंसिल होती है वो कैसी प्रतीत होती है? टेढ़ी प्रतीत होती है। वो किसके कारण होता है? तो परावर्तन नहीं, किसके कारण होगा? प्रकाश का कारण नहीं, तो क्या होगा? अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर दे रहा हूं और क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां पे क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में ही मेंशन है, लेकिन फिर भी आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी तो आपको भी उतनी आती ही है, समझ सकते हैं आप, क्वेश्चंस तो समझ सकते हैं ना। तो पानी में अंशतः डूबी हुई जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी प्रतीत होती है ना, इट सीम्स टू बी डिफ्लेक्टेड। तो वो ड्यू टू व्हाट, किसके कारण होता है? तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है ना, किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्नेल्स लॉ है ना। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वां का साइन आई बाई साइन आर। ये बराबर क्या हो जाता है? म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, है ना। म्यू क्या हो जाता है? ये अपवर्तनांक है, तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 3 ×
10 का पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10 का पावर 2, यानी 8 में 10 का पावर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों होगा। क्लियर है, ए भी होगा और बी भी होगा। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ठीक है, ऐसा हो पाने का कारण है ना, क्या हो रहा है कि जो क्रिस्टलिन लेंस है वो अपने फोकस को, ठीक है, एडजस्ट कर सकता है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। अगर डिफरेंट प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो क्रिस्टलिन लेंस हैं वो अपने फोकस दूरी को क्या कर सकता है, समायोजित कर लेता है, यानी एडजस्ट कर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, यानी समंजन। ठीक है, क्लियर है। तो सतवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है। नेत्र का आगे का भाग जो होता है वो क्या होता है, उभरा होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल। क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल। ठीक है, तो आठवां का सही आंसर क्या होगा, स्वच्छ मंडल। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखिए, कॉर्निया जो होता है ना, आंख का वह भाग, आंख का कौन सा भाग को कॉर्निया कहते हैं, तो कॉर्निया जो है वो क्या है, लाइट जो है, प्रकाश जो है वो हमारे आंखों में इंटर करता है। किसके कारण, कॉर्निया के कारण। किससे इंटर करता है, कॉर्निया से करता है। अब ये बताइए, ये जो स्वच्छ मंडल है, ठीक है, ये स्वच्छ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये स्वच्छ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्वच्छ मंडल को इंग्लिश में कॉर्निया ही कहते हैं। तो अगर आपका स्वच्छ मंडल दे दे या फिर कॉर्निया दे दे, क्लियर है, तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों टर्मिनोलॉजी के लिए दे दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्वच्छ मंडल होगा या फिर कॉर्निया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। ठीक है, तो आठवां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए जल्दी बताइए, नेत्र लेंस के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका फोकस दूरी कम हो जाना। लंबा हो गया ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो गया। तो फोकस दूरी कम हो जाता है तो उसको फोकस दूरी किस लेंस से होगा, तो अवतल लेंस से। और अवतल लेंस से किसको ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को। क्लियर है। तो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से, है ना, आई लेंस के, है ना, लंबा लार्ज हो जाने से क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, या फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। क्लियर है, दोनों चीज लगभग एक ही है। ठीक है, ये दोनों किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में। अगर नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अभी हमने कहा अवतल लेंस द्वारा किसको दूर किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष को। चलिए, तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी नियर साइटनेस, या फिर आप मायोपिया बोल दीजिए, है ना। यानी अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से किसको ठीक किया जाता है, मायोपिया को, यानी शॉर्ट साइडनेस को। ठीक है, या निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 2, 3 और 6
के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, अगर ये 2 3 6 रेजिस्टर है उसको अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब देख लीजिए 2 3 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी के 6 और 6 एकम 6, तो 3 2 5 और 1 6, यानी 6/6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो किस क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में। फ्यूज को किसके साथ किस क्रम में करेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम में। ठीक है, एमीटर को किसके साथ, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस में करेंगे, पार्श्व क्रम में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है जे, अच्छा यहाँ पे 2 जो है वो जेड है ना, तो ZnO प्लस सी, ये दे दिया Zn+CO। अब पूछ रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है, सी का उपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही, सी को O मिल गया साथ ही, तो उपचयन हो रहा है, तो ये सही होगा। सी अपचयित हो रहा है, तो सी तो अपचयित नहीं हो रहा है बेचारा, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है ना, बाएं साइड में ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, लेकिन दाएं साइड में इसके साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि इसका उपचयित हो रहा है, यानी उसका उपचयन हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिला देते हैं तो चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब बुझने का मतलब क्या है, पहले जैसे पानी में मिलाएंगे तो क्या कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, चूना मतलब बुझ गया। तो बुझ गया तो यानी CaO+H2O करेंगे तो क्या देगा, CaOH का होल 2। स्लैक्ड लाइम इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CaOH का होल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है, लोहे है ना, कोरोजन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है, लोहे की वस्तु में जंग लगना, है ना। अगर आयरन का कोई मटेरियल है उसमें क्या लगना, कोरोड हो जाना, यानी जंग लगना, है ना, रस्टिंग हो जाना, रस्ट लगना। ठीक है, तो लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, ये सब क्या है, संचरण है। क्या है, संचरण है, उपयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रंध्रीय नहीं, ये क्या है, गंधीय। ये क्या है, गंधीय, रंध्रीय नहीं है, ये है गंधीय। अब गंधीय को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्फैक्टरी। क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी। तो ओल्फैक्टरी जो है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन है इसमें से, या गंधीय सूचक का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा है, वेनिला है, लौंग का तेल है, प्याज है। तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इंडिकेटर क्या काम करता है, तीनों जो है जिस रंग में रहता, जो इसका स्मेल होगा, जो इसका गंध होता है, अम्ल में सेम रहता है, वही गंध रहता है, लेकिन क्षार में जब जाता है तो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है, गंध गायब हो जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या कर रहा है, सोडियम लवण का परिवार, है ना, सोडियम साल्ट का फैमिली कौन है इसमें भाई, तो सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम सल्फेट भी है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए बहुत बढ़िया है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सत्य है कि असत्य है भाई, तो सत्य है ये। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सत्य है कि असत्य है, तो असत्य है। कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए तो असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, तो ये सत्य है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5-6 से कम होता है, तो ठीक है। तो ये ABCD में से बी केवल असत्य है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड मतलब ज्यादा खा लिए, पचाने के लिए कौन आएगा भाई, क्षार मिलना चाहिए, एसिडिटी बढ़ गया पेट में, है ना,
तो कौन पचाने के लिए क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो क्षार कहाँ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एंटासिड है, और बेकिंग सोडा ये भी एंटासिड है। तो दोनों हो जाएगा ना उपयुक्त सभी, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ इसमें दोनों हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेकिंग सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ये दोनों क्या है, दोनों एंटासिड है। क्लियर है। चलिए, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, उष्मा का कुचालक कौन सा धातु है। ठीक है, लेड है, मरकरी है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उष्मा का कुचालक। तो देखो एक चीज आप ध्यान में रखो यहां पे, लेड, लेड जो है सीसा, ठीक है, ये भी उष्मा का कुचालक है, और मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन है ना ये उष्मा को क्या करता है, लेता है। क्लियर है, लिक्विड स्टेट में ये रहता है। सबसे अच्छा ये बताइए आप इसमें से कि मरकरी जो होता है वह कौन सा धातु है जो आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, वह कौन सा धातु है जो आपका किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आप इसका बताइएगा, तो इसमें कौन सा धातु होगा, लिक्विड स्टेट में कौन सा धातु रहेगा, तो लिक्विड स्टेट में आपका रहता है मरकरी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, तो धातु में कौन सा उष्मा का कुचालक, लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, और मरकरी जो रहता है वो हल्का रहता है। ठीक है, हल्का सा, इसमें हल्का ये क्या है, कुचालक है, लेकिन यहां पे अगर ऑप्शन में मारोगे तो आप क्या करोगे, लेड करोगे। क्या करोगे, लेड, है ना, उष्मा का कुचालक में क्या करेंगे आप, लेड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए इसमें गलत कौन सा है, तो सबसे पहला क्या है, आयोडीन चमकीला अधातु है, बिल्कुल सही, लश्चरस होता है ना, क्या होता है, लश्चरस होता है। चलिए, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो बिल्कुल ये भी सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो यही असत्य है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, चलिए, तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु से है। तो कौन है सबसे अभिक्रियाशील, कौन होता है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये इसका क्या है, घटते क्रम में रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ना, अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा आपका पोटेशियम। कौन हो जाएगा, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कौन जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखे होंगे है ना, तो हाइड्रोजन से नीचे जो है वो जल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसमें कौन हो जाएगा, सिल्वर है, सिल्वर है। ठीक है, तो सिल्वर इसमें क्या हो जाएगा, नहीं करता है। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कौन सा नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा, सिल्वर। ठीक है, अच्छे, फिर लेड जो है वो तो करता है। ठीक है, कॉपर भी करेगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सिल्वर। फिर देखिए, सीनाबार किस धातु का अयस्क है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सीनाबार किसका है, मरकरी का। किसका है, मरकरी। HgS को क्या बोलते हैं, मरकरिक सल्फाइड यानी सीनाबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ठीक है,
ऑक्सीकारक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। इनमें उपयुक्त सभी ऑक्सीकारक मतलब यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 उसका भी होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 और डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है? तो ब्रिक का संबंध किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। चलिए, ब्रिक मतलब किडनी है ना, तो किडनी किससे? एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। नेक्स्ट, पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। भोजन के लिए पौधों में कौन उत्तरदायी है? तो फ्लोएम। कौन सा फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, और ये किधर होता है? नीचे भी और ऊपर में भी, है ना। अधिमुखी भी और ऊपरीमुखी भी, दोनों होता है, अधोमुखी और ऊपरीमुखी दोनों। चलिए नेक्स्ट, थायरोक्सिन के स्रवण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के लिए थायराइड ग्रंथि से होता है, और ये कौन है? ऑटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, इसको क्या कौन सा तत्व है? आयोडीन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पत्तियों को मुरझाने के लिए देखिए ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये तीनों जो है वो ग्रोथ में काम करता है ना, उसको वृद्धि में काम करता है। लेकिन एब्सिसिक अम्ल जो है यानी इथिलीन जो है, दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है? एक ही चीज है, और ये हार्मोन पत्तियों को मुरझाने में आता है और फल को पकाने में। ठीक है, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है? तो ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है? तो अभी हम लोग ने देखा था इसको, तो ब्रिक का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से, है ना। किडनी का संबंध किससे है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जनन मूल घटना है, जनन जो रिप्रोडक्शन है वो किसका फंडामेंटल घटना है ना। तो ये उसका मेन क्या होता है जनन में? तो मेन क्या होता है? DNA की प्रतिकृति बनना। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैव विकास का प्रकृति विरण का सिद्धांत, है ना, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत थ्योरी है वो किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था कि जो प्राणी, जो जीव जिस नेचर में, जिस प्रकृति में रहता है वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है, अगर नहीं डालता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, अनुवांशिकता का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अनुवांशिकता का आधार क्या है? तो DNA। क्या है? DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 देखिए, परितंत्र के अजैविक घटक, अजैविक मतलब जो जैविक न हो, यानी तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये तीनों क्या होगा? सही है, उपयुक्त सभी। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? मतलब कौन सा है ये? देखिए आपके साइकोलॉजिकल मोटर पे इस डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है ना। जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, तो ये क्या है? ये व्यवहार है ना, ये व्यवहार है। कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये भी व्यवहार है। तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्रदूषण हो रहा है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? है ना, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1970, हरियाणा के आसपास ना। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत किस में हुआ था? बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, और ये 1970 में हुआ था। ठीक है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये आपके क्या थे? जो पहला सेट था उसके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा लंबा होगा, इसमें हम लोग सारे
जो सेट है उसको हम लोग देख लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइए सेट 2, इसको देखते हैं हम लोग, सेट 2 को देखते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। क्या हो रहा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, यानी कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और जो इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु कहां होगा, पोल और फोकस के बीच में। यहां अगर वस्तु रहेगा तब उसका इमेज कैसा रहेगा, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा होगा। क्लियर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वक्रता त्रिज्या है ये, और मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कार्वेचर और फोकस दूरी, फोकल लेंथ के बीच में संबंध क्या है, तो एफ जो होता है वो क्या होता है, आर के अधिया होता है, r/2, एफ बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, r बराबर 2f, देखिए r बराबर 2f, b बराबर, जो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी r बराबर क्या होगा 2f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। कहां से, जल से हवा। जब रे ऑफ लाइट जो है वो, याद रखिए ये जल है और जल से, यानी ये जल है, जल से हवा में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है, ठीक है, मुड़ती है, लेकिन कहां, अभिलंब की ओर, यानी नॉर्मल की तरफ, कि नॉर्मल से दूर, है ना, कि किसी भी दिशा में मुड़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जल क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम है, और हवा क्या है, रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर जाएगा, है ना, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, यानी अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर, यानी सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर, यानी तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है, सीधा व छोटा। एक चीज आप ध्यान में रखें, सीधा व छोटा, तो अवतल लेंस का एक कंडीशन ऐसा है जहां पे, है ना, पहला चीज तो अवतल लेंस जो होगा वो हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा और छोटा। तो सीधा, छोटा, है ना, उल्टा, उल्टा उल्टा तो होगा नहीं, क्लियर है, तो उल्टा तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीधा एवं छोटा कि बड़ा, सीधा, सीधा और क्या होगा, अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस क्या होगा, सीधा और अवतल लेंस जो है वो सदैव प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो अवतल लेंस हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो क्या होगा, सीधा। आप देख लीजिए, एक क्या होगा, कहीं पे रहेगा, एक क्या रहेगा, फोकस पे रहेगा, तो फोकस इन्फिनिटी पे, सॉरी इन्फिनिटी पे रहेगा, तो इमेज कहां बनाएगा, फोकस पे। तो इन्फिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लियर है, तो इन्फिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा इमेज जो बनाएगा वो कहां बनाएगा, फोकस पर बनाएगा, और जब फोकस पर बनाएगा तो क्या होगा, छोटा बनाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में, तो क्या होगा, हमेशा छोटा बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधा और छोटा, सीधा और छोटा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर या परमीटर, परमीटर को ही बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेंस की क्षमता यानी पावर, है ना। चलिए
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, रियल या वर्चुअल, तो वर्चुअल, काल्पनिक। ठीक है, कैसा बनेगा, काल्पनिक, यानी सीधा बनता है और वर्चुअल बनता, आभासी बनता है। ठीक है, और जो समतल दर्पण है तो क्या होगा, आभासी, सीधा और लैटरली इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर है, चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दृष्टिपटल या फिर रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, जिस भाग पर प्रतिबिंब वस्तु पर प्रतिबिंब बनाते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो गया दृष्टिपटल। ये क्वेश्चन क्या है कि यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, निकटतम दूरी क्या होनी चाहिए देखने की, तो क्या होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो अनंत होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो द्विफोकस लेंस द्वारा दूर किया जाता है किसको, जरा दृष्टि दोष को। यानी उसमें क्या होते हैं, यानी अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। क्लियर है, अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण, तारों के टिमटिमाने का कारण, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होगा, बताइए। तारों का टिमटिमाने यानी अब प्रकाश का वायुमंडलीय है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, बताइए। तो जो तारों का टिमटिमाना है तो किसके कारण हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण, जो आपके बुक में है मेंशन्ड है ना, तो क्या है, तारों का टिमटिमाना जो है वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति यानी क्या हो जाएगा, P बराबर VI, तो VI है ये करेगा। चलिए V के जगह I को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा R, यानी V स्क्वायर बाई R, ये भी करेगा, तो V स्क्वायर बाई R ये भी करेगा, ये भी करेगा। अच्छा, VI है, V की जगह पर IR लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू R, यानी I स्क्वायर R, तो क्या होगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। किसको नहीं करेगा, B को नहीं करेगा। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, यानी IR स्क्वायर, इसको निरूपित नहीं करेगा। ये बाकी तीनों इसका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका ओम। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, इलेक्ट्रिक है ना, मैग्नेटिक जो इंडक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो परिघटना है वो क्या कहता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, वो क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यही क्या है,
यही है, कुंडली का चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तपक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन, ठीक है, या वायु, देखिए धूप वाले दिन, ऑप्शन क्या है? धूप वाले दिन तो कर सकते हैं, ठीक है, गर्म दिन है तब भी कर सकते हैं, बादलों वाले दिन है ना, बादल है, ठीक है, तब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। बादल है तो फिर सौर ऊर्जा उससे मिल नहीं रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, ठीक है, और जो निकलते हैं आते हैं वो क्या है? उत्पाद। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, अभिकारक, रिएक्टेंट्स। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, है ना, श्वसन किस तरह की है? ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट, ZnO प्लस सी में किसका उपयोग होता है? उपयोग ये तो गलत है, मतलब किसका अपचयन हो रहा है या किसका उपचयन हो रहा है? तो ZnO का अपचयन हो रहा है और सी का उपचयन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग सिल्वर, उजला, तो उजला यानी श्वेत। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। NaOH क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो NaOH क्या है? क्षार है, तो क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देना, तो ये सही है। HCl नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है ना। चलिए, ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है, ग्लूकोज क्षार नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या है? कृत्रिम सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है ना। 7 से अधिक किसका पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? रक्त, पहला क्या है? रक्त। अब बताइए, रक्त का जो पीएच मान होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है? जठर रस, है ना। तो जठर रस कहां से निकलता है? तो जठर रस आपका निकलेगा कहां से? पेट यानी स्टोमक यानी अमाशय से। तो अमाशय से जो निकलेगा वो क्या है? एसिड है, ठीक है। चलिए, फिर आपका नींबू, तो नींबू क्या है? नींबू आपको पता है ना, नींबू आपको पता है कि क्या है? एसिड है। अब शुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है वो क्या है? वो आपका न्यूट्रल है। शुद्ध जल क्या है? न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होगा? रक्त। क्या होगा? रक्त। इसका पीएच मान क्या होगा? रक्त का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अधातु जो रहता है वो कैसा रहता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। क्लियर है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक सूत्र क्या है? तो इसका लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है? तो दही में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा है इसमें से? ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में है, और मरकरी धातु है जो द्रव अवस्था में है। तो क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? इनमें से कौन जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, है ना, फिर अल्युमिनियम, है ना, फिर जिंक, आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, यानी Au, औरम, है ना। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्वारेजिया में पाया जाता है, तो एक्वारेजिया में क्या क्या पाया जाता है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ये 3:1, ये 3 गुना और ये 1 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 26, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो नॉन है, नॉन है तो क्या होगा? कीटोन। कौन सा हो जाएगा? कीटोन, है ना। अल है तो एल्डिहाइड, है ना। इक है तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, और ऑल है तो ये हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? एक इलेक्ट्रॉन तो किसमें हो जाएगा? सोडियम में। सोडियम का क्या हो जाता है? 11, 2, 8, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, H2S, है ना, सब कुछ आवश्यक है तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे ज्यादा मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4, है ना। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, है ना। ठीक है, यानी 2 अलिंद और 2 निलय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा इसमें क्या है? पादप हार्मोन है, तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो इष्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इष्ट के द्वारा, इष्ट में। ठीक है, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें? परिपक्व होने पर अंडाशय जो है वो विकसित होता है बीज में। किसमें होगा? बीज में। ठीक है, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, समजात अंग का उदाहरण, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, हमारा दांत, हाथी का दांत। ठीक है, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, है ना। तो समजात अंग किसे कहते हैं? जिसका स्ट्रक्चर एक है। ठीक है, लेकिन काम क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो क्या होगा? समजात अंग में हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाती है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, तो वो दोनों क्या है? दोनों पत्ते हैं, है ना, लेकिन कार्य क्या है उन लोग का? कार्य अलग अलग कि एक ही है? एक ही कार्य है ना। तो अच्छे, हमारा दांत और हाथी का दांत, हमारा दांत किस में यूज होता है? चबाने में, खाने में, है ना। और हाथी का दांत कहा जाता है ना, हाथी का दांत दिखाने के लिए है, उसका उपयोग नहीं है। कौन? जो बाहर में निकला हुआ है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या है? अलग है। तो समजात अंग का उदाहरण कौन होगा? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी तथा मानव, है ना, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली तथा बकरी। चलिए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है? तो घास को, घास, गेहूं, आम, ये तो नहीं हुआ। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव भी खाते हैं, है ना, तो ये हो सकता है। बकरी को गाय खाती नहीं है, ठीक है। घास को मछली, चलो, बकरी मछली को नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? 38 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो कौन उत्पादक है? घास, ठीक है। कौन सा है? घास, यानी डी, जो स्वयं खाना बनाते हैं वही उत्पादक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वननाशन को रोकना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वननाशन को रोकना, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। खादिन पाए जाते हैं, ये है कृषि का एक, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, ठीक है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे सेट 3। सेट 3, चलिए, तो सेट 3 में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा, समतल दर्पण है तो समतल दर्पण है तो 100 सेंटीमीटर इधर खड़ा है, 100 सेंटीमीटर उधर, तो यानी दोनों के बीच में कितना दूरी हो जाएगा? 200। तो कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या हो गया? 20, यानी ये फोकस दूरी यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और रखा हुआ है कहाँ? 10 सेंटीमीटर पर रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? आभासी बनेगा, है ना, आभासी के साथ सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो विस्तृत किस में का होता है? विस्तृत होगा अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, तो होगा किसका? उत्तल दर्पण का। किसका होगा? उत्तल दर्पण का, ठीक है। साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। तो इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा, अब देखिए क्षमता क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। एफ यानी पॉजिटिव है, तो अगर प्लस में है तो उत्तल लेंस, माइनस में रहता तो अवतल लेंस। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? किस लेंस का फोकस आभासी होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, सभी। तो आभासी किसका होगा? अवतल लेंस का। किसका होगा? अवतल लेंस का, ठीक है। देखिए आभासी इमेज बनाता है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लीजिएगा। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? फोकस जो होता है वो आभासी, तो मान लीजिए सबका करते हैं हम लोग, आभासी ही लेते हैं, है ना, कोई तो फोकस है नहीं। लेकिन अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, लेकिन यहाँ पे लेंस पूछ रहा है तो सभी तो होगा नहीं, है ना। तो आप जो इमेज बनता है वो किसका आभासी बनेगा? तो अवतल लेंस का बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ टाइप का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वायु में गमन करने वाला प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश किरण,
तो देखो वायु से गमन करने प्रकाश की किरण जल में, यानी वायु से जल में आ रहा है तो किधर जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, तो दुर्बल हो जाएगा तो वक्र लेंस क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लेंस अपर्चर बड़ा छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ना, कमजोर हो गया तो उसको खींच के नहीं रख रहा है। ठीक है, तो दुर्बल हो जाएगा तो क्या हो सकता है, जो सिलियरी मसल्स हैं उस वो अगर वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो कौन सा दृष्टि दोष जो होगा वो उत्पन्न होगा। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, हमने बता दिया जब अगर पक्षमाभी पेशियां अगर दुर्बल होगी तो क्रिस्टलिन लेंस जो है जिसको वो पकड़े हुए है ना, वो क्या करेगा, उसका वो गोला हो जाएगा, बढ़ जाएगा अपर्चर, है ना। ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, तो उत्तल लेंस की वक्रता बदलने के लिए कौन सा करता है, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन वही था, यानी सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी मांसपेशी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो किस पर, दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो किससे होता है, एमीटर से। किससे, एमीटर से। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण। निम्न में से, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अच्छा C4SO4 ये कुछ तो है नहीं, ये CuSO4 होगा। अगर कॉपर सल्फेट होगा तो नीला, तो ठीक है ना, और कैल्शियम सल्फेट होगा तो कैल्शियम सल्फेट व्हाइट होता है, तो कॉपर सल्फेट है तो जलीय विलयन का रंग नीला हो जाएगा। और Na2O होगा, यहाँ पे Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो ये इसका रंग भूरा होता है। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन। चलिए 16 देखिए, मीथेन का दहन उदाहरण है, किसी का भी दहन जो होगा उदाहरण किसका होगा, उष्माक्षेपी का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, है ना। कंबशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH का होल 2। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो हल्दी भी है, लिटमस पत्र भी है। ठीक है, तो दोनों है। ठीक है, उपयुक्त ये दोनों हो जाएगा। और वैनिला जो है वो क्या है, गंधीय सूचक। क्या है, गंधीय सूचक, लेकिन ये भी क्या है, प्रकृति में ही मिलता है, तो क्या है, उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, प्रबल क्षारक नहीं है यानी CaOH2, मतलब जितना सिंगल सिंगल डोनेशन है तो प्रबल होगा, है ना। और यहाँ पे Ca2+ है ना, OH-, तो ये क्या है, ये वीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, NaOH का उपयोग होता है, NaOH का उपयोग यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम यानी क्षार है, तो क्षार का उपयोग कहाँ होगा, साबुन तथा अपमार्जक में, है ना। तो सी का सही आंसर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, मेथेनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है, मेथेनोइक किसमें होगा, लाल चींटी के डंक में, इसमें भी होता है, नेटल के भी, पौधा के भी डंक में होता है, तो दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन पाए जाते हैं, गोल्ड पाए जाते हैं, है ना, सिल्वर पाए जाते हैं, प्लेटिनम पाए जाते हैं, है ना, कॉपर पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है,
धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? हाइड्रोजन। अगर आप मेरे जो हर चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है ना, उसके अगर वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अभी हमने बताया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप हैं। बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल सही है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। बिल्कुल सही है। कार्बन में समावयवता का गुण नहीं पाया जाता है, यही गलत है ना? तो बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 26 का डी। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर, है ना, निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। क्या इनमें से जो प्रवृत्ति है वो, उसमें से कौन सी प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ती है? तो धात्विक गुण क्या है? क्या है? तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति का बढ़ जाना, है ना? तो धात्विक अभिलक्षण जो है आवर्त में क्या होता है? घटता है ना? यानी अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, ये किसमें पूछ रहा? वही है, बाएं से दाएं, सॉरी, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं अगर आप जाएंगे तो बाएं से दाएं में तत्वों का धात्विक प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। संयोजकता में वृद्धि होती है। संयोजकता वैलेंसी होती है ना? तो वैलेंसी तो बढ़ता ही है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जाने के बाद फिर क्या हो जाता है? घटने लगता है। संयोजकता कहाँ तक रहेगा? 4 तक ही रहेगा ना। चलिए आगे का देखते हैं क्या है। परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ये भी गलत है। बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का साइज होगा वो क्या होता है? घटता है। त्रिज्या घटती है तो साइज भी क्या होता है? घटता है। ठीक है। तत्वों का क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तत्वों के जो क्षारीय प्रवृत्ति है उसमें क्या होगा? वृद्धि होती है। तो ये जो क्षारीय प्रवृत्ति है, क्षारीय प्रवृत्ति का मतलब होता है ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड जो है, धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, है ना? तो अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति में क्या होगी? यानी तत्व की क्षारीय, है ना? तो बाएं में कौन होता है? मेटल, तो वो क्या होगा? क्षार। ठीक है, और उसके आगे जाइएगा तो फिर क्या है? नन मेटल। तो नन मेटल क्या हो, मतलब अधातु होंगे आगे, तो अधातु क्या होते हैं? अम्ल। तो यानी क्षार से अम्ल होने लग रहा है, यानी घट रहा है ना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हो सकता है संयोजकता में वृद्धि। ठीक है, कुछ हद तक ये वृद्धि होता है, फिर डिक्रीज होगा, मतलब फिर घटेगा, फिर बढ़ने लगेगा, है ना? तो संयोजकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वैलेंसी में, है ना, इंक्रीज होता है वैलेंसी। पादप में जल का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो मिनरल्स, वाटर और लवण, है ना, साल्ट, ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम। और ये केवल क्या होता है? ऊपर की ओर। किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जो जल में रहते हैं उनकी हृदय की कोष्ठों की संख्या 2 होती है, एक अलिंद और एक निलय, यानी 2 होता है। और जो जल में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं उनकी कितनी होती हैं? 3, 2 अलिंद और एक निलय। तो यानी अगर आपसे मेढक का पूछा जाएगा तो 3, मछली का पूछा जाएगा तो 2, और मनुष्य का पूछा जाएगा तो 4। तो मछली का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30।
निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र से किसका संबंध है? तो उत्सर्जन तंत्र से कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, उसके बाद आधारित निस्पंदन एकक। अच्छा, निस्पंदन ये क्या है? निस्पंदन एकक ये भी है। चयनित पुनरावशोषण ये भी होता है ना। तो आपका ये तीनों होता है उसमें, है ना। बॉमन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस यानी आपका कोशिका गुच्छ है, ये दोनों क्या है? आधारित निस्पंदन एकक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी। रक्त दाब किस तंत्र से नापा जाता है? तो ये क्या है? स्फाइग्मोमैनोमीटर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रेनलिन। कौन सा होता है? एड्रेनलिन। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन किससे हो जाएगा? अग्नाशय से, थायरोक्सिन थायराइड से, है ना। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विषाणु जनित रोग, HIV एड्स, HIV दे दिया तो ये होगा ही। वार्ड ये भी किससे होता है? HPV, है ना, पिल्लोवेलम या समथिंग है, HPV से वार्ड होता है ना, मस्सा। तो ये भी क्या है? विषाणु से। तो A और B दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है? तो तस्तरी नुमा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है? तो जीवाश्म कौन है? ट्राइलोबाइट, ठीक है, नाइटिया, ठीक है, राजासोरस, ठीक है, ये तीनों क्या है? जीवाश्म का उदाहरण है ना, जीवाश्म का उदाहरण है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन बौने पौधे हैं? अब देखिए, बड़ा टी तो ठीक है, ये बड़ा पौधा हो जाएगा, है ना। बड़ा टी और एक छोटा, अच्छा एफ दे दिया, एफ से अच्छा ठीक है, स्मॉल से डिनोट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ये भी बड़ा होगा, ये भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों एफ ये क्या है? दोनों स्मॉल है, दोनों क्या है? स्मॉल है। तो जब दोनों स्मॉल होगा, तो ये हो जाएगा बौना। क्या हो जाएगा? बौना। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बौना। नेक्स्ट, तो बौने पौधे के लिए कौन हो जाएगा? एफ स्मॉल एफ या स्मॉल टी जो भी रहे। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उरामण के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग, है ना, किसके लिए कौन उत्तरदायी है? कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, 39 देखिए, निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र खेत और बागवानी दोनों है। चलो दोनों हो गया। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। मुख्य घटक कौन है? मीथेन यानी CH4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेट 4 में देखिए, पहला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? समान साइज जैसी आया तो सीधे आपका C आ जाएगा, यानी कहां हो जाएगा? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी एट C। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो ध्रुव को भी और वक्रता केंद्र को भी मिलाता है ना, ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र C, है ना, ये दोनों को मिलाने वाले जो लाइन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका सही आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दाढ़ी या हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर चौथा का A। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। तो अवतल दर्पण द्वारा पीछे कब बनेगा? एक ही कंडीशन पर, जब कहाँ रहेगा? P और F के बीच में, P और F के बीच में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C। आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, छठा देखिए क्वेश्चन नंबर, आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? तो क्या हो जाएगा? अनंत। और निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? ये आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। दृष्टि दोष कितने मुख्यतः होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे 4 प्रकार के भी होते हैं, है ना। लेकिन आपको जो बुक में पढ़ना है वो 3 प्रकार का पढ़ना है। जरा दृष्टि दोष भी पढ़ना है और अबिंदुकता ये भी पढ़ना है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः मेनली 2 होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक यानी मतलब मेजर दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी P बराबर आपको पता है V² बटा R। P बराबर V² बटा R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? P का मान कितना हो जाएगा? 100, है ना। P का मान आपका 100, तो V² का मान हो जाएगा 220 गुने 220 बटा 100, ये हो जाएगा R का मान। अब ये R का मान आपको इसमें रख देना है, शक्ति निकालना है ना, पावर निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा आपका V² बटा R। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? यही रख देंगे यहाँ पे। तो 220 गुने 220 अब बटा 100 जो है, तो 100 चला जाएगा ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 100। और V² के जगह पर हो जाएगा 110 गुने 110। अच्छा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं क्लियर करके। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P बराबर 110 गुने 110, V² हो जाएगा, सॉरी 110 बटा V² बटा R। तो R क्या है आपका? 220 गुने 220 बटा 100, यही ना है पहला वाला से। तो 100 को कहाँ चला जाएगा? ये 100 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 2 दूनी के 4, 4 से इसको काटोगे तो कितना बार में? 25 बार। तो कितना वाट आ जाएगा? 25 वाट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 वाट। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 वाट। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो आप इसका क्या होता है फॉर्मूला? Q बराबर NE, है ना। तो आप 1 कूलम है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको डेसिमल को हटा करके यहाँ क्या हो जाएगा? 10, यानी 16 से आप 10 में भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0.16, यहाँ 16 छक 96, 6। चलिए एक ही रखते हैं, एक ही रखा है यहाँ पे, तो 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब देखो 0.6 इंटू 10 टू द पावर 18, तो ये नहीं हो जाएगा। 0.6 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो इसको घटाना होगा, तो 6 इंटू 10 का पावर 8, अरे 8 नहीं 18, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है? अगर 0.6 इंटू 10 टू द पावर 19 है, इसको अगर 6 के रूप में लिखना है तो 6 गुने 10 का पावर 18, ये भी हो सकता है, ये दोनों। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल होगा? तो ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। पोल पर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। नेक्स्ट, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 14 देखिए, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षारक जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? न्यूट्रल दे देगा, है ना, लवण बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जब भी विघटन कहीं हो रहा है तो ये सब क्या है? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, BaI2Na2SO4 BaSO4 यानी Na लेकर के भाग गया I को और Ba लेके भाग गया SO4 को, तो BaSO4 और Na, तो यानी क्या हो गया? द्विविस्थापन। क्या हो गया? द्विविस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण और जल दोनों प्राप्त होता है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ ABCD का पीएच मान 2, 7 है ना, 10 और 14 है। 2, 7, 10 और 14, कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल कौन सा हो जाएगा? 2 यानी ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटासिड का उदाहरण, फिर से वही क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, है ना, तो दोनों हो जाएगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा पदार्थ जो है वो क्या कर रहा है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, है ना, क्या बना रहा है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बना रहा है, यानी CaOH का होल 2 अगर Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है? CaOCl2। ये कौन हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा? उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है। उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन है? Al2O3 भी है और ZnO भी है, दोनों। ठीक है, चलिए, कांसा मिश्र धातु है, कांसा यानी ब्रोंज, तो ब्रोंज किसका मिक्स एलॉय है? तो ब्रोंज है किसके? कॉपर के और टीन के। ठीक है, कॉपर और टीन का। ब्रास यानी पीतल किसका है? कॉपर और जिंक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों हल्का है इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व का इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है? 2, 8, 10 और 7, 17, तो 17 किसका परमाणु संख्या है? तो क्लोरीन का, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध तथा त्रिआबंध होते हैं, बिल्कुल सही, ये तो सत्य है। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, गलत हो गया, क्योंकि मीथेन में एक ही होता है सिंगल, तो ये क्या है? संतृप्त है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। एल्काइन में CnH2n-2, ठीक है, और ल, तो असत्य कौन कौन सा है? मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये असत्य है। ठीक है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र ये वाला होता है, ये एल्केन का होता है, तो ये भी गलत है, तो ये भी डी भी गलत है, और ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत है। क्लियर है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी 1 मिनट, एल्काइन यहाँ पे भी है ना, तो ये तो एल्काइन ठीक है, और एल्काइन यहाँ पे भी, दोनों जगह एल्काइन दिया है, तो ये क्या होगा? किसका है? एल्केन का है। एल्कीन का कितना हो जाएगा? CnH2n, और अल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n-2, तो ये तो ठीक है। ठीक है, चलिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? बेंजीन यानी C6H6, एरोमेटिक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 देखिए, इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? उपधातु, तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कौन नहीं है? एक, ठीक है, कौन नहीं है? बोरोन है ना, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन है, सीधा हाइड्रोजन करिए थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, उपधातु में कौन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जिगजैग लाइन के बीच में है ना, इधर इधर इधर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पाइरुवेट के विखंडन से CO2 और H2O तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है किसमें। पाइरुवेट का 3 तरह का विखंडन होता है ना, एक ईस्ट में, एक पेशी कोशिका में, और एक माइटोकॉन्ड्रियल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो CO2 H2O देगा, ईस्ट वाला में होगा तो इथेनॉल देगा, और पेशी में होगा तो लैक्टिक अम्ल देगा, है ना। तो ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किससे होगा, पत्ता से। किससे होगा, पत्ता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम जो है वो पाया जाता है। तो कौन सा, पेप्सिन। कौन सा, पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। चलिए नेक्स्ट, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो कौन सा है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, इथिलीन। तो कौन सा है, एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। या ABA, एब्सिसिक अम्ल, है ना, दोनों एक ही चीज। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुखंडन से इसका जनन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35, मानव शरीर के में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो कितने गुणसूत्रों के युग्म होते हैं, 23 युग्म। कितने युग्म, 23 युग्म। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। युग्म कितने होते हैं, 23। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स और एक्स दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स। और एक्स वाई किस में होते हैं, फीमेल में, यानी नर में, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय है। तो अजैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय, दोनों एक ही चीज है ना। तो ये कौन है, DDT। कौन है, DDT। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं। तो ये कैसे घटक हैं, जैविक। कैसे हैं, जैविक। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जैविक। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। तो गैर पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, पवन, ये तीनों आता है, ये पारंपरिक में। विद्युत ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा, गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक में सोलर भी आता है, भूतापीय ऊर्जा भी आता है ना, ये गैर पारंपरिक में आता है। चलिए, तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 40 का, कुल जल संचयन की एक पुरानी विधि है, जो कहाँ है, जो उपयोग की जाती है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। हिमालय प्रदेश नहीं, ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश में। तो 40 का क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 40 किसके थे, सेट 4 के। अब ये फाइनल सेट है, फाइनल सेट को हम लोग देखेंगे, है ना। तो फाइनल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेत्रगोलक की आकृति क्या होती है। आई लेंस की आकृति क्या होती है। तो ये होता है गोलाकार। आई लेंस क्या आता है, गोलाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस द्वारा किसको दूर किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, खाली जगह सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जितना होगा उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना, जो भी होगा इसमें। अगर इसमें 20 सेंटीमीटर रहता, अगर वक्रता त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर, अगर 40 रहता तो 20 सेंटीमीटर, जो भी रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार अगर हमेशा वस्तु के बराबर है
तो वो हमेशा कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तभी हम लोगों ने देखा था उत्तल दर्पण का, है ना। नेक्स्ट, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। तो दाढ़ी वाला तो इस बार पक्का है, एकदम हर जगह मिल रहा है ना। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देख ही लिए हम लोग। चलिए, प्रकाश मीटर पर सेकंड ना, इसको पर सेकंड कर लीजिएगा, मीटर सेकंड हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम? 2 नियम, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर या फिर पर मीटर। 11 देखिए, यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी? प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो धारा की मान क्या होगी? तो V = क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R, यानी क्या हो जाएगा? अधिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा किसमें उत्पन्न होता है? विद्युत जनित्र में। किसमें होता है? विद्युत जनित्र में, ठीक है। ये इसमें पीला पहले से था ऑलरेडी, है ना, ये कुछ इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। लघुपतन क्या है? शॉर्ट सर्किट है ना। 2 तार मिल गया, दोनों एक मतलब जिससे करंट क्रॉस कर रहा और एक तुम्हारा जो न्यूट्रल वायर है, ये दोनों वायर मिल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होता है। या फिर 2 लाइव वायर भी मिल जाएगा तब भी शॉर्ट सर्किट होगा, है ना, लघुपतन। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है विद्युत धारा? कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप किसी तरह से हटा दें, परिवर्तन कर दें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में आप परिवर्तन कर देते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो अगर जनित्र की बात करें तो 2 मैग्नेट के बीच में अगर इसको घुमा दिया जाए आर्मेचर को, तो क्या हो जाएगा? उससे करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो क्या होते हैं? अभिक्रिया में कौन सा भाग लेते हैं? अभिकारक। कौन होता है? अभिकारक। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, है ना, कि सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटन किसका हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। तो अवशोषण यानी क्या होगा? उष्मा शोषी। क्या होगा? उष्मा शोषी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन है। तो लाल लिटमस को नीला कर देना यानी क्या है? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? Na2CO3। Na2CO3। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु का ऑक्साइड है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। धातु का क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट, अम्ल जलीय विलयन को में उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो H+ आयन अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका अम्ल, और अगर OH- हो रहा है तो हो जाएगा आपका क्षार, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। द्रव धातु कौन होता है? Hg, है ना, मरकरी, इसमें से कोई नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी यानी पारा यानी Hg। ठीक है। हाँ, तो चाकू से काटा जा सकने वाला धातु, है ना, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम भी होगा, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तीन में से सभी, है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख रखा है। चलिए नेक्स्ट, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डर। सीसा यानी लेड यानी पीवी, और स्टैनम यानी टीन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला है। अल्कोहल का कौन सा हो जाएगा? OH। ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये तो अल्कोहले है, ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हो जाता? CHO रहता तो ये किसका है? एल्डिहाइड का, और ये कीटोन का, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, तो आवर्त कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। और ग्रुप कितने हैं? समूह कितने हैं? तो 18। ठीक है। ग्रुप कितने हैं? समूह 18, और आवर्त कितने हैं? 7। पीरियड्स कितने हैं? 7। एक कोशिकीय जंतु है, कौन है? अमीबा। कौन सा है? अमीबा। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? ये इसका आंसर 28 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यानी अंडाशय। और वृषण द्वारा जो होगा वो कौन सा ग्रंथि होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क आपका उत्तरदायी है सोचने के लिए। किसके लिए? सोचने के लिए। ठीक है भाई। हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी तो मस्तिष्क की जरूरत है ही, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क की जरूरत होती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हाइड्रा में, नेक्स्ट देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मुकुलन। नेक्स्ट देखिए, डीएनए कहां पाया जाता है? डीएनए कहां पाया जाता है? तो डीएनए कहां होता है? केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में, है ना। तो वही चीज है, कोशिका के ही केंद्रक में, या फिर केंद्रक में, अगर केंद्रक भी दिया हुआ है तो वही चीज है ना। तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी जो है वो दोनों आपका ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन जो शब्द है उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले जो है नाम क्या है? मेंडल, है ना। कौन है? मेंडल, डार्विन, जॉनसन, लमार्क। तो इसका सही आंसर कौन होगा? जॉनसन, है ना। जॉनसन जो थे वो सबसे पहले
जीन शब्द का को प्रयोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अनुवांशिकी किसने किया था? मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। कौन सा है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 37, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि कब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो किस में रहता है? साफ जल में। किस में रहता है? साफ जल में। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साफ जल। ठीक है, जो डेंगू वाला जो मच्छर होता है वो लार्वा जो है वो जो क्लीन है उसमें ही देता है ना। तो डेंगू कहां पे रहेगा? वो साफ जल में रहेगा। क्लियर है? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी साफ जल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, प्राकृतिक गैस। तो कौन होगा? वन। नवीकरणीय संसाधन कौन है? वन। नेक्स्ट देखिए, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के कारण मुख्य कारण क्या है? तो जल की कमी, बांधों का निर्माण, निर्वनीकरण, है ना, निर्वनीकरण, वायु प्रदूषण। तो कौन है? निर्वनीकरण। वन का विलुप्त होना, वन का खत्म होना, यही क्या है? मेन रीजन है। ठीक है, तो ये आपके पांचों सेट है ना। मिलते हैं कल मैथ्स के सेट को लेकर के। पांचों सेट को पहले करा लेंगे, सारे एमसीक्यू को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव है उसके सारे सेट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।